पहले प्रदूषण की धुंध और अब बादलों का साया। दिल्ली एनसीआर का मौसम हर दिन नए रूप धर रहा है। वैसे दिवाली के बाद अब लगता है कि छठ को भी पटाखों से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं कुछ लोग। आज सुबह 6 बजे से ही पटाखे फोड़े जाने की आवाजें आ रही थी। प्रदूषण की चिंता किसी सरकार को तो नहीं है, बहुत सी जनता को भी नहीं है। सांस लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम, सरदर्द जैसी परेशानियां अब आम हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। खबरें अनकही में आज मैं आपको बताऊंगी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी घोषणा और उस पर शुरू हुई राजनीति के बारे में। बात होगी गाजा के ताजा हालातों पर। क्या गाजा में सब ठीक है या तूफान से पहले की शांति है? आज बात होगी एक बहुत जरूरी मुद्दे पर। सोशल मीडिया पर हर बात पर ज्ञान देने वाले कंटेंट क्रिएटर्स पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं, और लगाई जाए तो कैसे। साथ ही आज एक बहुत ही दिलचस्प खबर मैं आपको बताऊंगी, मच्छर से जुड़ी हुई। वो कौन सा देश है जहां आज तक एक भी मच्छर नहीं था पर अब पहुंच गया है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें आपको बता देती हूं। तेजस्वी यादव को जननायक बताने वाले पोस्टर पर तेज प्रताप यादव और आरजेडी नेताओं ने आपत्ति जताई है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को लालू की छत्रछाया छोड़ खुद काम करने की सलाह दी है। वहीं आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी को जननायक बनने में अभी समय लगेगा। SIR का दूसरा फेज 12 राज्यों में शुरू होने जा रहा है। इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत किशोर का नाम बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी है। हालांकि उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि बंगाल से नाम हटाने के लिए आवेदन कर दिया गया है, लेकिन कब किया ये नहीं बताया गया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। रूस के SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट अब भारत में भी बनेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। ये छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान बन गया है। ये कैरिबियाई देश जमाइका की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही मचा चुका है, जिसको देखते हुए क्यूबा में 6 लाख और जमाइका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। भारतीय लोकतंत्र की नींव है एक वोट एक वोटर। लेकिन क्या होगा अगर ये वोट ही किसी की पहचान बन जाए और उसे उसको साबित करना पड़े? बिहार में शुरू हुआ SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब देश के 12 राज्यों में लागू होने जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये सत्ताधारी दल की एक चाल है वोटर्स को हटाने की। आइए समझते हैं कि आखिर ये SIR है क्या और इसे लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, जिनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इसमें 51 करोड़ मतदाता कवर होंगे। गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को आएगी और अंतिम लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। SIR वोटर लिस्ट का एक व्यापक और गहन पुनर्निरीक्षण है। ये कोई सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि घर घर जाकर हर मतदाता की पहचान की पुष्टि करने वाली प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट को अपडेट करे। आजादी के बाद ये 9वीं बार हो रहा है। पिछली बार 2002 से 4 के बीच में हुआ था, यानी 21 साल बाद ये फिर से लागू किया जा रहा है। चुनाव आयोग का तर्क है कि पिछले 2 दशकों में शहरीकरण, प्रवास और जनसंख्या बदलाव के कारण वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो गई हैं। डुप्लीकेट वोटर, गैर पात्र लोग और यहां तक कि अवैध प्रवासियों के नाम भी लिस्ट में आ गए हैं। SIR का मकसद है सिर्फ असली भारतीय नागरिकों को वोटर लिस्ट में रखना, बाकी सबको हटाना। जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स
कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना, इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, एसआईआर का सबसे बड़ा उद्देश्य है एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट। ये एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत को मजबूत करता है और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। लेकिन इसके नुकसान की बात करें तो विपक्षी दलों और विशेषज्ञों की चिंताएं भी कम नहीं है। उनका कहना है कि गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता के दस्तावेज नहीं है, वो इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दूसरे चरण की एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने आधार वर्ष के रूप में 2003-04 को चुना है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें किसी नए दस्तावेज की जरूरत नहीं है। उनकी नागरिकता और पहचान को स्वीकार मान लिया जाएगा। लेकिन जो लोग 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े, यानी लाखों करोड़ों युवा, नई पीढ़ी, अप्रवासी, उन्हें फिर से अपने जन्म, निवास और नागरिकता के प्रमाण देने होंगे। दरअसल एसआईआर में 3 तरह के वोटर हैं। पहला, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें कोई परेशानी नहीं। दूसरा, जो 2003 के बाद जुड़े लेकिन जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में है, उन्हें भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे। लेकिन तीसरा, जिनका अपना और माता पिता दोनों का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए सभी दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर हर मतदाता से मिलेंगे और उनसे फॉर्म भरवाएंगे। जो लोग 2003 की लिस्ट से मैच नहीं होंगे, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और उन्हें अपनी पात्रता साबित करनी होगी। यहीं पर सबसे बड़ा विवाद है। वो गरीब लोग जिनके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे, वो इस प्रक्रिया में बाहर हो जाएंगे, जैसा कि बिहार में देखने को मिला। एसआईआर की पहली प्रयोगशाला बना बिहार। जून 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की घोषणा की और 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी हुई। नतीजा चौंकाने वाला रहा। एसआईआर शुरू होने से पहले बिहार की वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे। जब पहली बार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई तो उसमें एक बारगी 65 लाख नाम हटा दिए गए। इसके बाद लोगों ने आवेदन किए, शिकायतें दर्ज की और फिर से जांच हुई। इस प्रक्रिया में 17,90,000 नए मतदाताओं के नाम वापस जोड़े गए। साथ ही 21,53,000 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वाया। इस तरह फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 42 लाख बचे, यानी 6% की कमी आई। विपक्षी दलों ने इसे ही वोट चोरी करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने चुनाव आयोग को कई बार चेतावनी दी और पारदर्शिता बरतने को कहा। हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में एसआईआर शून्य अपील के साथ सफल रहा, यानी किसी ने भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अब चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में एसआईआर के लिए जिन 12 राज्यों को चुना है, उनमें से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में फिर इस फैसले पर तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी जल्दबाजी क्यों? कांग्रेस ने एसआईआर के दूसरे फेज के खिलाफ कई तर्क दिए हैं। पहला, समय की कमी। चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया शुरू करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है। दूसरा, दस्तावेजों की समस्या। 2003 में चुनाव आयोग ने खुद ईपीआईसी एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी को मान्य किया था, लेकिन 2025 में इसे दस्तावेज की सूची से हटाकर आधार कार्ड को शामिल किया गया। और उससे बड़ी बात यह कि आधार कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तीसरा, डिजिटल खाई। ग्रामीण और गरीब समुदायों के पास डिजिटल साक्षरता और तकनीकी पहुंच नहीं है, जिससे वो इस प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। चौथा, राजनीतिक हस्तक्षेप का डर। विपक्षी दल मानते हैं कि चुनिंदा समुदायों के नाम हटाकर जनसांख्यिकीय संतुलन बदला जा रहा है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे हैं। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला।
अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे लोगों के मतदान अधिकार छीनने की साजिश करार दिया और 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। डीएमके और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया है कि बिहार में मुस्लिम, दलित और महिलाओं को निशाना बनाया गया और तमिलनाडु में भी ऐसा ही होगा। उधर एसआईआर शुरू होने से पहले ही ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में 10 जिलों के डीएम समेत 64 आईएएस बदल डाले। टीएमसी ने ऐलान किया है कि 2 नवंबर को कोलकाता में एसआईआर के विरोध में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। खुद अभिषेक बैनर्जी विरोध का झंडा बुलंद करेंगे। तो केरल में सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों एसआईआर के विरोध में हैं। केरल विधानसभा ने 29 सितंबर को ही सर्वसम्मति से एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। देश की पहली विधानसभा जिसने औपचारिक रूप से इसे खारिज किया है। एसआईआर एक तकनीकी प्रक्रिया है जो वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए है, या ये एक राजनीतिक हथियार है जो विपक्षी मतदाताओं को चुनाव से बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बहस अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत के साथ ये मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता, सरकार की नीयत और विपक्ष की चिंताएं सब एक साथ आ गई हैं। असली सवाल यह है कि क्या यह अभियान लोकतंत्र को मजबूत करेगा या कमजोर? जवाब तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि 51 करोड़ मतदाताओं की किस्मत और पहचान अब चंद महीनों में तय होने वाली है। वैसे मुझे लगता है कि हमारे देश में फर्जी वोटरों की पहचान होना भी जरूरी है, और फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों की भी। और अब बात गाजा की। 2 साल की तबाही के बाद जब गाजा में शांति की किरण दिखी तो लगा कि शायद अब यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। एक तरफ बंधकों की लाशें ढूंढने की जद्दोजहद जारी है, तो दूसरी तरफ गाजा के भविष्य को लेकर इस्लामिक देशों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगी आखिर गाजा में हो क्या रहा है और क्यों शांति का यह सौदा अब खतरे में दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले में 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। कुछ को बीच बीच में छोड़ा गया। 28 की मौत हो गई और 20 अब तक बंधक थे। 2 साल बाद जब 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत युद्ध विराम हुआ तो लोगों को उम्मीद जागी। हमास ने 20 जीवित बंधकों को तो रिहा किया, लेकिन 28 बंधकों की लाशें लौटाने का वादा पूरा नहीं कर पाया। 27 अक्टूबर को हमास ने 16वें बंधक की लाश रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले की, लेकिन अब भी 12 इजरायली और 2 विदेशी मजदूरों की लाशें गाजा में कहीं दबी हैं। बंधकों के परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा है। हॉस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने साफ शब्दों में मांग की है कि जब तक हमास सभी लाशें वापस नहीं करता, तब तक शांति योजना के अगले चरण पर काम नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि हमास को हर एक लाश की सही जगह पता है, जबकि हमास का कहना है कि वो शांति समझौते के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द सभी लाशें लौटाना चाहता है। हमास के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने कहा कि इजरायली बमबारी ने गाजा को इतना तबाह कर दिया है कि जगहों को पहचानना मुश्किल हो गया है। हम पर यह आरोप गलत है कि हमें सभी लाशों की जगह पता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस बहाने पर यकीन नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 अक्टूबर को चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध विराम टूटा तो हमास ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि वो अगले कुछ दिन हमास की हरकतों पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे। इसी बीच मिस्र ने भी मदद के लिए गाजा में अपनी टीम भेज दी है। भारी मशीनों और रिकवरी क्रू के साथ मिस्र के विशेषज्ञ गाजा में लाशें ढूंढने का काम कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी, मिस्र के बचाव कर्मी और हमास के कुछ सदस्य मिलकर खोज अभियान चला रहे हैं। उन्हें इजराइल के नियंत्रण वाले इलाके में भी जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान एक और बड़ी समस्या सामने आ गई है। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना कौन भेजेगा? ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना के मुताबिक अरब और मुस्लिम देशों की सेनाओं से मिलाकर एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जानी है। इस सेना का काम होगा गाजा में शांति बनाए रखना और फिलिस्तीनी पुलिस बल को ट्रेनिंग देना। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो तुर्की की सेना को गाजा में नहीं आने देगा। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने बुडापेस्ट में कहा कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की ने इजराइल के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया अपनाया है। उन्होंने सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि राजनयिक और आर्थिक कदम भी उठाए। तो ये उचित नहीं है कि हम उनकी सशस्त्र सेना को गाजा में घुसने दें।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट को बताया कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है, इसलिए इजराइल तय करेगा कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय बल हमारे लिए स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका उनके फैसले का समर्थन करता है। उधर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अपने सैनिक नहीं भेजेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में वही देश शामिल होंगे जिनके साथ इजराइल सहज महसूस करे। बताया जा रहा है कि मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, कतर और खाड़ी के देश इस बल में शामिल हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजने की इच्छा जताई है। पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच इस पर चर्चा चल रही है कि उनकी फौज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने। पाकिस्तान ने गाजा के लिए गली गली से चंदा जुटाया था और बड़े पैमाने पर मदद भेजी थी। अब गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर खाड़ी देशों के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया है। एक तरफ सऊदी अरब और यूएई हैं जो गाजा में पैसा लगाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी बड़ी शर्त है। दूसरी तरफ कतर है जो फौरन राहत कार्य शुरू करने की बात कर रहा है। सऊदी अरब और यूएई ने साफ कह दिया है कि जब तक हमास अपने सभी हथियार सरेंडर नहीं करता और उसकी जगह कोई वैध प्रशासन नहीं आता, तब तक हम $1 भी गाजा में निवेश नहीं करेंगे। इन दोनों देशों का मानना है कि गाजा का पुनर्निर्माण सिर्फ मानवीय परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से गढ़ने का बड़ा मौका है। यूएई ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार की भी शर्त रखी है। वो चाहता है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ढांचे में उसका भी प्रभाव हो। यूएई बहुराष्ट्रीय सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ तभी जब हमास हथियार डाल दे। सऊदी अरब और यूएई के नागरिकों में हमास को लेकर भारी नाराजगी है। हालिया सर्वे बताते हैं कि इन देशों में हमास को चरमपंथी और अस्थिरता पैदा करने वाली ताकत के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए रियाद और अबू धाबी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दूसरी तरफ कतर का तर्क बिल्कुल अलग है। कतर पिछले कई सालों से हमास का घनिष्ठ सहयोगी रहा है। कई हमास नेताओं के घर दोहा में हैं और युद्ध विराम की बातचीत भी वहीं हुई थी, इसलिए कतर अपना प्रभाव नहीं खोना चाहता। कतर का कहना है कि अगर गाजा की बुनियादी संरचना को फौरन नहीं सुधारा गया तो क्षेत्रीय अस्थिरता और मानवीय संकट और गहरा जाएगा। इसी रुख ने कतर को अमेरिकी नीतियों का विश्वसनीय मध्यस्थ बना दिया है। ट्रंप मानते हैं कि युद्ध विराम में कतर की भूमिका निर्णायक रही है, इसलिए इजराइल भी असहमति के बावजूद दोहा की भागीदारी को पूरी तरह खारिज नहीं कर पा रहा। हालांकि वो सऊदी अरब और यूएई को केंद्र में देखना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई का मानना है कि कतर की नर्म शर्तें हमास को फिर से मजबूत बनाएंगी और गाजा में अस्थिरता लौट आएगी। यही वजह है कि शर्म अल शेख सम्मेलन में सऊदी अरब और यूएई के प्रतिनिधि शामिल ही नहीं हुए थे। इस राजनीतिक खींचतान के बीच गाजा की जनता पीड़ित है। 2 साल की बमबारी में 68,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से मानवीय सहायता भेजने से इनकार कर दिया है। हालांकि गाजा के मुख्य शहरों से इजरायली सेना हट गई है, लेकिन वो अब भी आधी पट्टी पर कब्जा जमाए बैठी है। संयुक्त राष्ट्र और सहायता संगठन ज्यादा पहुंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल टालमटोल कर रहा है। 27 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा सीमा के पास के इलाकों में 2023 के हमले के बाद पहली बार आपातकाल की स्थिति हटा ली। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने इसकी घोषणा की, लेकिन ये राहत गाजा के लोगों के लिए नहीं बल्कि इजरायली नागरिकों के लिए थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना में कई बड़े वादे किए गए हैं। पहले चरण में तत्काल युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, कैदियों का आदान प्रदान और मानवीय सहायता शामिल है। दूसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की तैनाती और नया शासन होना था। योजना के मुताबिक किसी भी फिलिस्तीनी को जबरन गाजा से बाहर नहीं निकाला जाएगा और इजराइल गाजा पर कब्जा या उसका अधिग्रहण नहीं करेगा। गाजा को डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन बनाना है जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना हो। ट्रंप ने इसके लिए एक बोर्ड ऑफ पीस कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे हैं। इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी शामिल किया गया है। ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग का ढांचा तय करेगा और उसकी निगरानी करेगा। अमेरिका ने दक्षिणी इजराइल में एक समन्वय केंद्र भी स्थापित किया है जो युद्ध विराम की निगरानी कर रहा है। तो अब सवाल यही है कि क्या गाजा में शांति टिक पाएगी? एक तरफ बंधकों की लाशों का मसला अटका हुआ है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को लेकर विवाद है, तीसरी तरफ खाड़ी देशों के बीच पुनर्निर्माण को लेकर गहरे मतभेद हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा की जनता का मानवीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना कागज पर तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है।
हर देश अपने स्वार्थ और प्रभाव क्षेत्र की सोच रहा है। कोई हमास को खत्म करना चाहता है तो कोई उसे जिंदा रखना चाहता है, कोई तुर्की को बाहर रखना चाहता है तो कोई पाकिस्तान को शामिल करना चाहता है। इस बीच गाजा की जनता भूख, बीमारी और बर्बादी के बीच जी रही है। सर्दियां आने वाली हैं और अगर मानवीय सहायता में देरी हुई तो हर दिन और जाने जाएंगी। अगर शांति सौदे के जिम्मेदार देश जल्दी कार्रवाई नहीं करते तो ये युद्ध विराम भी पहले की तरह टूट सकता है। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। रोज सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाता है और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक पोस्ट, कुछ ना कुछ देखने को हमें मिल ही जाता है। और इस भीड़ में एक नया वर्ग उभरा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। ये लोग आपको बताते हैं कि क्या खाना है, कैसे पैसा कमाना है, कौन सी दवा लेनी है, कैसे बीमारी दूर करनी है और भी बहुत सारी बातें। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनके पास ये सब बताने की योग्यता है या बस अपने हिसाब से ज्ञान दिए जा रहे हैं? चीन ने हाल ही में इसी सवाल का जवाब ढूंढ लिया। 25 अक्टूबर 2025 से चीन में एक नया कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत अगर कोई इन्फ्लुएंसर मेडिसिन यानी दवाएं, लॉ, कानून, एजुकेशन, शिक्षा या फाइनेंस जैसे संवेदनशील विषयों पर कंटेंट बनाना चाहता है तो उसे अपनी डिग्री या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना योग्यता के अब चीन में कोई भी सेहत या पैसे की सलाह नहीं दे सकता। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यह नियम बनाया है और डुयन, वीबो और बिलीबिली जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्रिएटर्स की योग्यता की जांच करें। अगर कोई इन्फ्लुएंसर इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसका अकाउंट सस्पेंड या परमानेंटली बंद किया जा सकता है और साथ ही 1 लाख युआन यानी करीब 12 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। चीन की सरकार का कहना है कि कदम गलत जानकारी रोकने और लोगों को सही सलाह देने के लिए उठाया गया है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार की ऑनलाइन डिस्कोर्स पर पकड़ और मजबूत हो जाएगी और स्वतंत्र आवाजें सीमित हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है। हर दूसरा व्यक्ति खुद को हेल्थ एक्सपर्ट, फाइनेंस गुरु, करियर काउंसलर, ब्यूटी एक्सपर्ट बताता है। आपने देखा होगा, कोई बता रहा है कि रात में दही खाना विज्ञान के खिलाफ है, कोई कह रहा है कि मांसाहार से कैंसर होता है, कोई प्रोटीन पाउडर बेच रहा है, ये कहते हुए कि जादू ही है। लेकिन जब आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे तो पता चलेगा इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, बस एक कैमरा और सोशल मीडिया अकाउंट है। भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि लोग आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी 85% सोशल मीडिया पोस्ट में किसी भी तरह के साइंटिफिक एविडेंस का जिक्र नहीं होता, ना ही इनमें टेस्ट या दवाओं के साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं। लोग इन्हें देखकर अक्सर गलत इलाज शुरू कर देते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित होता है। ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स भी कम खतरनाक नहीं है। कई इन्फ्लुएंसर्स नौजवानों को ये सपना दिखाते हैं कि वो रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। वो फर्जी कोर्स बेचते हैं, गलत स्टॉक टिप्स देते हैं और सेबी की नजरों से बच निकलते हैं। एक रेडिट पोस्ट में यूजर्स ने भारत के सबसे खराब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनाई है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा चीन ने सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो या कंटेंट शेयर करने के लिए लेबल करने का कानून बना दिया है। कंटेंट क्रिएटर्स को एआई कंटेंट पर साफ शब्दों में लिखना होगा कि ये एआई जनरेटेड है। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर को भी अगले 6 महीने तक इस तरह के कंटेंट का रिकॉर्ड रखना होगा। चीनी सरकार का कहना है कि अगर कोई एआई लेबल हटाता है या फिर उसमें छेड़छाड़ करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएसी ने इसे 2025 के क्विंगलैंग यानी साफ और उज्जवल नाम के अभियान का हिस्सा बताया है। इस अभियान का मकसद इंटरनेट पर अफवाहों को रोकना है। अब बात करते हैं भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है। दरअसल भारत ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वो चीन जितने सख्त नहीं है। 22 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड कंटेंट यानी डीप फेक को लेबल करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार अगर कोई विजुअल कंटेंट एआई से बना है तो उस पर कम से कम 10% सरफेस एरिया पर लेबल लगाना होगा। ऑडियो कंटेंट में शुरुआती 10% अवधि में ये जानकारी देनी होगी। यूजर्स को भी ये घोषणा करनी होगी कि वो जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो एआई से बना है या नहीं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में और कई मंचों पर डीप फेक की समस्या उठाई गई है। लोगों की प्राइवेसी और जिंदगी पर इसका असर पड़ रहा है।
इसलिए ये जरूरी है कि यूजर्स को पता हो कि वो जो देख रहे हैं वो असली है या एआई से बना हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का एक कदम सिर्फ डीप फेक और एआई कंटेंट तक सीमित है। चीन की तरह भारत में अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन्फ्लुएंसर से उनकी योग्यता का प्रमाण मांगे। अगर कोई बिना मेडिकल डिग्री के हेल्थ टिप्स दे रहा है या बिना सीए की डिग्री के फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो उस पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। भारत में अभी तक केवल एआई कंटेंट को रेगुलेट करने पर फोकस है। सरकार ने 2021 में आईटी रूल्स बनाए थे, जिनमें 2022 और 23 में संशोधन किए गए। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म देना होता है और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की योग्यता की जांच करने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में सेबी जैसा संगठन है जो आपके वित्तीय जोखिम को नियंत्रित करता है। वो सर्टिफिकेट देता है कि कोई व्यक्ति आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के योग्य है या नहीं, लेकिन आपकी सेहत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले लोगों के लिए कोई तंत्र नहीं है। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2023 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के पास जरूरी योग्यता जैसे मेडिकल डिग्री होनी चाहिए या फिर वो नर्स, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, कानून नहीं। इनमें कोई सख्ती नहीं है। सच तो यह है कि भारत में हेल्थ एक्सपर्ट्स एक नई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गए। फैक्ट चेकर्स इनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच उतनी नहीं है जितनी गलत जानकारी फैलाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को भी चीन की तरह सख्त कानून बनाने चाहिए? तो इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ अगर ऐसा कानून आता है तो गलत जानकारी फैलाने वालों पर रोक लगेगी, लोगों की जान और पैसा बचेगा। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार की ऑनलाइन कंटेंट पर पकड़ या कंट्रोल बढ़ जाएगा और अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ सकता है, जैसा कि चीनी सरकार के फैसले के बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल या फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो उसके पास उसकी योग्यता तो होनी चाहिए। ये सिर्फ नीति की बात नहीं है, बल्कि जनता की सुरक्षा का सवाल है। सोशल मीडिया एक ताकतवर माध्यम है। इसका सही इस्तेमाल हो तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन गलत हाथों में यह अभिशाप बन जाता है। चीन ने अपने हिसाब से इसे नियंत्रित करने का फैसला किया है। अब देखना है कि भारत इस दिशा में कब और क्या कदम उठाता है। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही गलत जानकारी का खतरा भी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल के आखिर तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट 20% की ग्रोथ के साथ 2800 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। सरकार, प्लेटफॉर्म्स और हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी जा रही है और ली जा रही है वो सही हो, वैज्ञानिक हो और जिम्मेदारी से दी जा रही हो। तो अगली बार जब आप कोई हेल्थ टिप या फाइनेंशियल एडवाइस सोशल मीडिया पर देखें तो एक बार जरूर सोचिए, क्या उस व्यक्ति के पास ये ज्ञान देने की योग्यता है? क्या ये जानकारी साइंटिफिक है? और सबसे जरूरी, क्या आपकी सेहत और पैसा इस पर दांव लगाने लायक है? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। दुनिया में एक ऐसा देश था जहां कभी मच्छरों ने अपना साम्राज्य नहीं बनाया, वो था आइसलैंड। लेकिन 16 अक्टूबर की एक शाम ने इस देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को चौंका दिया। उस शाम आइसलैंड की राजधानी रेकविक से करीब 32 किलोमीटर दूर एक कीड़ा प्रेमी ब्jörn हजाल्सन अपने बगीचे में पतंगों को आकर्षित करने के लिए शराब में भिगोए हुए कपड़े की रस्सी लगा रहे थे। शाम ढलते ही एक अजीब सी मक्खी उस रस्सी पर आकर बैठ गई। ब्jörn ने गौर से देखा तो उनका माथा ठनका। उन्हें तुरंत शक हो गया कि ये कोई साधारण मक्खी नहीं है। ब्jörn एक अनुभवी कीट विशेषज्ञ हैं और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये तो एक मादा मच्छर है। उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। कुछ वक्त के बाद उन्हें 2 और मच्छर मिले, एक मादा और एक नर। ब्jörn ने तुरंत इन तीनों मच्छरों को आइसलैंड के नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूट भेज दिया। वहां के कीट विज्ञानी मैथियास अल्फ्रेडसन ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि ये वाकई मच्छर ही हैं, वो भी कुलिसेटा एन्युलेटा प्रजाति के, जो ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं। ब्jörn ने इस खोज को एक फेसबुक ग्रुप में शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मुझे पहली नजर में ही पता चल गया कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आखिरी किला भी गिर गया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि आइसलैंड अंटार्कटिका के बाद दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जहां मच्छर नहीं पाए जाते थे, और अब अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसी जगह बची है जो मच्छर मुक्त है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर आइसलैंड में मच्छर क्यों नहीं होते थे। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है आइसलैंड का अजीबोगरीब मौसम। वहां का मौसम इतना बदलता रहता है कि वहां के लोग कहते हैं अगर आपको मौसम पसंद नहीं है तो बस 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। एक ही दिन में तापमान कई बार -10 से +10 डिग्री के बीच बदलता रहता है। बर्फ का लगातार जमना और पिघलना मच्छरों के लिए घातक साबित होता है। दूसरा बड़ा कारण है मच्छरों के प्रजनन के लिए जरूरी रुके हुए पानी की कमी। मच्छर अपने अंडे ठहरे हुए पानी में देते हैं। आइसलैंड में हालांकि तालाब और दलदली जगह हैं, लेकिन तापमान इतना कम रहता है कि पानी जम जाता है और मच्छरों के लावा विकसित नहीं हो पाते। आइसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि भले ही आइसलैंड में भूतापीय गर्म पानी के कुंड हैं जो सर्दियों में भी नहीं जमते, लेकिन उनका तापमान मच्छरों के लावा के लिए बहुत ज्यादा गर्म है। इसके अलावा इन भूतापीय पानी की रासायनिक संरचना भी मच्छरों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा कारण है भौगोलिक अलगाव। आइसलैंड अपने पड़ोसी देशों से सैकड़ों किलोमीटर समुद्र से अलग है। ये दूरी मच्छरों के लिए उड़कर पहुंचना लगभग नामुमकिन बना देती है। हालांकि पहले भी कभी कभार हवाई जहाजों में मच्छर मिलते रहे हैं, लेकिन वो वहां की कठोर जलवायु में जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर इस बार ये 3 मच्छर आइसलैंड कैसे पहुंच गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे 2 बड़े कारण हो सकते हैं: जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साल 2025 का मई महीना आइसलैंड के लिए रिकॉर्ड तोड़ गर्म रहा। आमतौर पर मई में आइसलैंड का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, और अगर होता भी है तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए। लेकिन इस बार लगातार 10 दिन तक तापमान 20 डिग्री से ऊपर रहा। इतना ही नहीं, इस साल आइसलैंड ने मई महीने का सबसे गर्म दिन भी देखा, जब एग्लिस्टर एयरपोर्ट पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस लगातार गर्म मौसम की वजह से बर्फ पिघली और रुके हुए पानी की जगह बनी, जो मच्छरों के प्रजनन के लिए बिल्कुल सही माहौल है। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से 2 गुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आइसलैंड का बसंत और शरद ऋतु अब ज्यादा गर्म और लंबे होते जा रहे हैं, जिससे मच्छरों को वहां जिंदा रहने और प्रजनन करने का मौका मिल रहा है। दूसरा कारण है बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ आइसलैंड के अनुसार ये मच्छर संभवतः माल ढुलाई के जरिए आइसलैंड पहुंचे हैं। हाल के सालों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यातायात की वजह से आइसलैंड में कई नई कीट प्रजातियां दिखाई दे रही हैं। आइसलैंड में जो मच्छर मिले हैं वो क्यूलेसेटा एनुलेटा प्रजाति के हैं। ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में काफी आम हैं और उत्तरी साइबेरिया तक पाए जाते हैं। इस प्रजाति की खासियत है कि ये सर्दियों में खलिहानों और तहखानों में छुप कर रह सकती हैं। ये काफी बड़े आकार के मच्छर होते हैं और काटते भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूरोप में किसी भी ज्ञात बीमारी को नहीं फैलाते। 2017 के एक अध्ययन में इन्हें घातक दुश्मन के बजाय सिर्फ एक परेशान करने वाला कीड़ा बताया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि मच्छर आइसलैंड की भीषण सर्दियों में जिंदा रह पाएंगे या नहीं। वैज्ञानिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले मौसम में क्या होता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब आइसलैंड के लोगों को ऊनी स्वेटर के साथ मच्छर मारने की दवाई भी रखनी होगी। एक यूजर ने मजाक में लिखा, ये तो वही बात हुई कि किसी कीट प्रेमी ने शराब से भीगी रस्सी लगाई और खुद ही मुसीबत को न्योता दे दिया। आइसलैंड की स्थिति हवाई द्वीपों की याद दिलाती है। हवाई 1826 तक मच्छर मुक्त था, लेकिन जब यूरोपीय और अमेरिकी जहाजों ने अनजाने में मच्छरों को वहां पहुंचा दिया तो वहां के अनुकूल मौसम में मच्छरों ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। उसके बाद से जलवायु परिवर्तन ने मच्छरों को हवाई के ऊंचे इलाकों के जंगलों में भी धकेल दिया, जो कभी उनके लिए बहुत ठंडे थे। तो क्या अब दुनिया में कोई देश मच्छर मुक्त नहीं बचा? जी हाँ, अब दुनिया में सिर्फ एक ही जगह बची है जो पूरी तरह से मच्छर मुक्त है, और वो है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका एक देश नहीं है, बल्कि एक महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। अंटार्कटिका में मच्छर नहीं होने का कारण बिल्कुल साफ है। वहां का तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है। मच्छर आमतौर पर गर्म और नमी वाले वातावरण में पनपते हैं। हालांकि वो कई तरह के मौसम में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अत्यधिक ठंड में नहीं। चूंकि मच्छर प्रजनन के लिए रुके हुए पानी पर निर्भर करते हैं, अंटार्कटिका का 0 से नीचे का तापमान उन्हें प्रजनन या जीवित रहने से रोकता है। अंटार्कटिका अत्यंत शुष्क, हवादार और ठंडा महाद्वीप है। इसका वातावरण इतना कठोर है कि सिर्फ कुछ ही विशेष जीव वहां जीवित रह सकते हैं। जबकि शोधकर्ता अस्थायी रूप से वैज्ञानिक स्टेशनों पर रहते हैं, लेकिन वातावरण मच्छरों के लिए पूरी तरह से असहनीय बना रहता है। तब देशों की बात करें तो आइसलैंड ही इकलौता ऐसा देश था जहां मच्छर नहीं थे और वहां भी पहुंच गए। बाकी दुनिया के लगभग हर देश में
किसी ना किसी तरह के मच्छर मौजूद हैं। अगर आइसलैंड में 3 मच्छर मिलने पर हड़कंप मच रहा है तो सोचिए भारत का क्या हाल होगा, जहां मच्छरों की समस्या एक गंभीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा हैं। देश की अनोखी पर्यावरणीय और सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं की वजह से ये समस्या और भी गंभीर है। मलेरिया और डेंगू मिलकर भारत में वेक्टर जनित बीमारियों के कुल बोझ का करीब 74% हिस्सा है। हर साल भारत में बीमारियों के लाखों मामले सामने आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2020 के बीच भारत में डेंगू के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2025 में भी डेंगू समेत मच्छर जनित दूसरी बीमारियों में वृद्धि की रिपोर्ट आ रही है। भारत में मच्छरों से फैलने वाली मुख्य बीमारियों में शामिल है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस और लिम्फेटिक फाइलेरिया। इसके अलावा जीका वायरस के प्रकोप भी भारत के कुछ क्षेत्रों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एडीज एजिप्टी मच्छर जो जीका वायरस फैलाता है, भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये थी आइसलैंड में मिले 3 मच्छरों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है, ये पूरे तंत्र को बदल रहा है। जो जगहें कभी मच्छरों के लिए असंभव थी, वो अब उनके रहने लायक बन रही हैं। आइसलैंड के लिए ये एक ऐतिहासिक पल जरूर है, लेकिन शायद अच्छा नहीं। एक बात तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब हर जगह दिख रहा है। आइसलैंड की घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में ऐसे और भी बदलाव देखने को मिलेंगे जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खराब होंगे। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन आज 28 अक्टूबर है और बॉलीवुड के महान गीतकार अनजान की आज जयंती है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसे गाने दिए जो आज भी हर किसी की जुबान पर है। लालजी पांडे, यही था अनजान का असली नाम, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वो अनजान के नाम से मशहूर हुए। 1930 में बनारस के एक साधारण परिवार में जन्मे अनजान ने मुंबई आकर अपने हुनर से इतिहास रच दिया। मेरी सांसों को महका रही है सलामे इश्क, मुझे 9 लखा मंगा दे रे, लोग कहते हैं मैं शराबी हूं, और भला कौन भूल सकता है खाई के पान बनारस वाला। 1500 से ज्यादा गानों के बोल लिखने वाले अनजान ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर धमाल मचा दिया था। 70 और 80 के दशक में अनजान का जादू सर चढ़कर बोलता था। राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबकी फिल्मों में उनके गाने छाए रहे। 1997 में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले अनजान आज भी अपने गानों में जिंदा है। अनजान को नमन। फिल्म गंगा की सौगंध के गीत की कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा कर रही हूं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूं प्यार की वही निशानी।